ओके, सो ऑटो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स क्या है? इसमें न्यूरोनल और हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस नहीं है। इसमें सिर्फ किडनी जो है वो खुद ही रेगुलेट कर रही है अपने फंक्शंस को। कौन से फंक्शन को? ब्लड फ्लो को। तो जब ये अपने ब्लड फ्लो को मेंटेन रखेगी तो उसके साथ जीएफआर मेंटेन होगा। व्हाट इज जीएफआर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कितना फिल्ट्रेशन रेट है या कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है पर मिनट, दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। उसके और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि जीएफआर को मेंटेन रखते हैं, जो कि आगे की इंशाल्लाह आगे हम डिटेल से और भी पढ़ेंगे। लेकिन उसमें एक मैकेनिज्म क्या है, दैट इज ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो जो है मेंटेन अगर रहेगा तो जीएफआर मेंटेन रहेगा। जीएफआर मेंटेन होगा तो किडनी का नॉर्मल फंक्शन जो है वो मेंटेन। तो दिस इज द इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ द किडनी, that kidney itself is responsible for the regulation of the blood flow. Renal auto regulation, किडनी में जो ऑटो रेगुलेशन हो रही है दैट इज नोन एज रीनल ऑटो रेगुलेशन, which is important to maintain the glomerular filtration rate. Blood flow to the kidney remains normal even when the mean arterial blood pressure vary widely between 60 mm of Hg and 180 mm of Hg. तो रीनल ऑटो रेगुलेशन जो है वो किडनी की अपनी रेगुलेशन है, ब्लड फ्लो की रेगुलेशन है। ब्लड फ्लो टू द किडनी नॉर्मल है। अगर ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा है, रेंज से बाहर हो रहा है, विद इन रेंज है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की जो रेंज है दैट इज 60 mm टू 180 mm ऑफ एच जी, तो वो कम ज्यादा होता है। लेकिन ब्लड फ्लो टू द किडनी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑटो रेगुलेशन ऑफ द किडनी। तो this help to maintain the normal GF. ब्लड फ्लो नॉर्मल रहेगा तो GFR दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो रही है उसका रेट क्या रहेगा? नॉर्मल रहेगा। और हमारी किडनी का जो फंक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसमें दो मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हैं। टू मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व इन द रीनल ऑटो रेगुलेशन। वन इज मायोजेनिक रिस्पॉन्स एंड द सेकंड वन इज ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक। दो ये मैकेनिज्म्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीनल ऑटो रेगुलेशन। किडनी में जो ऑटो रेगुलेशन हो रही है वो इन दो मैकेनिज्म्स के थ्रू हो रही है। ठीक है, वन इज मायोजेनिक मैकेनिज्म एंड अदर इज ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक। ये मैंने उस दिन भी आपको थोड़ा सा कहा था कि मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी कि जब मैं आपको जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस पढ़ा रही थी तो आई हैव डिस्कस्ड मैक्यूला डेंसा, the portion of the juxtaglomerular apparatus that is formed by the thick ascending segment of the loop of Henle, जो कि ग्लोमेरुलस के बिल्कुल आगे से टर्न करता है और देन वो कॉइल होता है इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो वो जो मैक्यूला डेंसा है which actually which is responsible for the release of renin, उसमें से रिलीज रेनिन भी रिलीज होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में से। और दूसरा जो है मैक्यूला डेंसा का रोल है इन द ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर फीडबैक। तो मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई थी जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस में। एक मैक्यूला डेंसा था। मैक्यूला डेंसा का एक्चुअली रोल है इन द ट्यूब्यूलोग्लोमेरुलर feedback. The first one is myogenic response. Now, what is myogenic response? That whenever the blood flow to the kidney increases, blood flow kidney की तरफ increase हो गया, ठीक है। जब ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जीएफआर ज्यादा हो रहा है तो जीएफआर को हमने नॉर्मल रखना है। नॉर्मल रखने के लिए हमें ब्लड फ्लो नॉर्मल करना है। तो ये जो इंक्रीज ब्लड फ्लो है इसको डिक्रीज करना है। किसने करना है? किडनी ने खुद करना है। तो ये कैसे करेगा कि when the blood flow to the kidney increases, blood flow to the kidney जा रहा है, ज्यादा हो रहा है, और blood flow किडनी की तरफ कैसे जाता है? थ्रू द रीनल आर्टरी, देन वही सेगमेंटल आर्टरी, और ब्रांचिंग करते करते किस चीज के थ्रू? नेफ्रॉन में एंटर होता है थ्रू द एफरेंट आर्टीरियोल। तो ये जब ब्लड फ्लो टू द किडनी इंक्रीज होता है तो ये स्ट्रेच करता है इलास्टिक वॉल्स ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल, जिसका डायमीटर ऑलरेडी बड़ा है। उसमें जब ब्लड फ्लो ज्यादा करता है हो जाता है तो उसमें एज यू नो कि आर्टीरियोल्स में इलास्टिक वॉल होती है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, वो स्ट्रेच करता है
elastic walls को, and it will increase the flow of calcium ion from the extracellular fluid into the, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, ये जो स्ट्रेचिंग ऑफ द वेसल वॉल होती है, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम है, व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल्स के बाहर फ्लूइड है, जो कि ब्लड है, प्लाज्मा है, उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस होते हैं, वो कैल्शियम आयन मूव कर जाते हैं इनटू द सेल्स। सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं एफरेंट आर्टेरियोल में, स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं, बिकॉज स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन द वेसल्स। तो स्मूथ मसल्स में जब कैल्शियम आयन चले जाएंगे तो क्या होता है, कैल्शियम आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन। तो स्मूथ मसल्स में ये कंट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। स्मूथ मसल में कैल्शियम आयन एंटर होगा तो इट विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग द स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल, और जब ये एफरेंट आर्टेरियोल में कंट्रैक्शन करेगा तो उसका डायमीटर कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। जब वो नैरो हो जाएगा तो उसमें से जो ब्लड है, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, थोड़ा ब्लड जा सकेगा क्योंकि डायमीटर कम हो गया है, तो ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो इंक्रीज ब्लड फ्लो था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दिस इज द मायोजेनिक रिस्पॉन्स। दोबारा सुने, ब्लड फ्लो टू द किडनी इंक्रीज हो गया, नेफ्रॉन में किडनी के कौन से आर्टरी से ब्लड जा रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल से। एफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड जा रहा है वो ब्लड फ्लो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी, उसकी स्ट्रेचिंग के रिस्पॉन्स में कैल्शियम आयन एंटर हो जाएगा इनटू द सेल्स। सेल्स कौन से हैं, स्मूथ मसल्स के सेल्स हैं। स्मूथ मसल के सेल में जब ये एंटर हो जाता है तो इट विल स्टार्ट द कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल की कंट्रैक्शन हो जाएगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, नैरोइंग ऑफ द वेसल होगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द आर्टरी कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो टू द आर्टरी कम हो जाएगा तो वो जो इंक्रीज ब्लड था, ब्लड फ्लो था, दैट इज डिक्रीज्ड और ये नॉर्मल हो जाएगा। द सेकंड मैकेनिज्म that is involved in the renal autoregulation, this is tubuloglomerular feedback। तो मैक्यूलर डेंसा का रोल है इसमें, ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक में। इट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म which in turn control the renal blood flow, और renal blood flow control होगा तो GFR जो है वो maintain हो जाएगा। What is tubuloglomerular feedback? Tubuloglomerular feedback mechanism कौन सा mechanism है? That mechanism that regulate the GFR through the renal tubules and macular ends. Tubuloglomerular, इसमें tubule involve है, कौन सी tubule? Renal tubule। तो renal tubule कौन सी macular densa बनाती है? The thick ascending segment of the loop of Henle क्या बनाती है? macular densa बनाती है। This is the tubular portion of the nephron, और उसके साथ because it is present in front of glomerulus, तो ये glomerulus में चेंज लाती है। कैसे चेंज लाती है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ग्लोमेरुलस में ब्लड फ्लो को ये चेंज करती है, ऑल्टर करती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म which regulate the GFR, ये glomerular filtration rate को रेगुलेट करता है through the renal tubules and macula densa। तो दो चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, एक macula densa और एक macular densa is a part of renal tubule। Macular densa जो है of the juxtaglomerular apparatus, it is the terminal portion of the thick ascending limb which is sensitive to sodium chloride in the tubular fluid। ये हमने रास में भी पढ़ा था, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के macular densa सेंस करता है ब्लड प्रेशर को या कंटेंट्स ऑफ द ब्लड को, इसकी वजह से वो रेनिन रिलीज करता है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म एंड बिकॉज ऑफ द रीअब्सॉर्प्शन। तो ये मैक्यूलर डेंसा जो है ये है, इसमें एक सेंसिंग एबिलिटी है, ये सेंस करता है, सेंसिटिव है। सेंसिटिव किस चीज को है? सोडियम क्लोराइड को सेंसिटिव है। और सोडियम क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। ट्यूबुलर फ्लूइड में फिल्ट्रेट है, ठीक है। ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या चीज है? ट्यूब्यूल इज द नेफ्रॉनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉनल ट्यूबुलर पोर्शन, उसमें क्या है? फ्लूइड है, दैट इज द फिल्ट्रेट, और उस फिल्ट्रेट में क्या है? सोडियम क्लोराइड है। तो फिल्ट्रेट कहाँ पे बना? ग्लोमेरुलस पे बना, वहां से बोमेन्स कैप्सूल के अंदर चला गया
वहां से ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से फिर लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ये ऊपर की तरफ जाता है इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से बिल्कुल पहले एक पोर्शन है दैट इज द थिक ascending segment of the loop of Henle, which form a part of juxtaglomerular apparatus that is known as macula densa, and it is sensitive to the sodium chloride in the tubular fluid. अब क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जब पास करता है थ्रू द टर्मिनल पोर्शन ऑफ द थिक असेंडिंग सेगमेंट, तो मैक्यूला डेंसा उसको सेंस कर लेता है, इट विल एक्ट लाइक अ सेंसर, और ये डिटेक्ट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन दैट फ्लूइड, एंड अकॉर्डिंगली इट विल alter the glomerular blood flow and GFR. अब सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को कम करेगा और फिल्ट्रेशन को कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड कम हो जाएगा। और अगर सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन कम है तो ये क्या करेगा, ब्लड फ्लो को ज्यादा करेगा, फिल्ट्रेशन को ज्यादा करेगा और सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इट विल एक्ट अकॉर्डिंगली एंड इट विल ऑल्टर द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड GFR। मैक्यूला डेंसा जो है वो कैसे डिटेक्ट करता है सोडियम क्लोराइड को, इसमें की कंसंट्रेशन को, इसमें लगा हुआ है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, उसके थ्रू ये सेंस करता है सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। यहाँ पे साइड पे देखें, आपको एक फ्लो चार्ट नजर आ रहा है जो अभी मैं आगे आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये देखें, दिस इज इंक्रीज इन GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ब्लड फ्लो ज्यादा है टू द नेफ्रॉन। जब इंक्रीज होगा GFR तो सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन रीनल ट्यूब्यूल में ज्यादा फिल्ट्रेट बनेगा और फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो मैक्यूला डेंसा उसको सेंस करेगा। मैक्यूला डेंसा जब उसको सेंस करता है तो इन रिस्पॉन्स टू दिस वो एक चीज रिलीज करता है दैट इज नोन एज एडिनोसिन। एडिनोसिन किस चीज में होती है, ATP में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में होती है। ये उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है, रिलीज करता है एडिनोसिन को, और एडिनोसिन का फंक्शन क्या है, एडिनोसिन जाके एफरेंट आर्टीरियोल पे एक्ट करता है, क्योंकि इस एडिनोसिन का रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट होता है, एफरेंट, इफेरेंट पे नहीं एक्ट करता बल्कि एफरेंट पे एक्ट करता है, क्योंकि इसका रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है। तो ये क्या करता है, ये कंस्ट्रक्शन कर लेता है एफरेंट आर्टीरियोल की। उसी तरह कंस्ट्रक्शन हो गई तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो कम हो गया, ब्लड फ्लो कम हो गया तो GFR कम हो गया, और GFR कम हो गया तो दिस इज नोन एज ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ये इंक्रीज था, ये क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ पे देखें, when the concentration of sodium chloride increases in the filtrate तो GFR increase होगा। माइक अपने बंद कर दें प्लीज। when GFR increases, concentration of sodium chloride increases, concentration of sodium chloride increases in the filtrate। जब concentration of sodium chloride filtrate में ज्यादा हो जाएगी तो मैक्यूला डेंसा in response to that it will release adenosine from the ATP। ATP से जो एडेनोसिन रिलीज होगा इट विल कॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टीरियोल। ये एफरेंट आर्टीरियोल को कंस्ट्रक्ट करेगा। एफरेंट आर्टीरियोल को क्यों कंस्ट्रक्ट करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ऑन द एफरेंट आर्टीरियोल, सो द ब्लड फ्लो थ्रू द ग्लोमेरुलस डिक्रीजेस। एफरेंट आर्टीरियोल जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो इट विल कॉज डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस, और ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस डिक्रीज हो जाएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली decreases the GFR। एडिनोसिन एक्ट ऑन द एफरेंट आर्टीरियोल, कौन से रिसेप्टर के थ्रू ये एक्ट करता है, इट विल एक्ट वाया एडिनोसिन A1 receptor that is present on the afferent arteriole। There are some other factors which increases or decreases the sensitivity of tubuloglomerular feedback। कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो सेंसिटिविटी को डिक्रीज करें। तो द फैक्टर्स व्हिच इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ tubuloglomerular feedback, it is adenosine, thromboxane and prostaglandin E2। और फैक्टर्स which decreases the sensitivity, दिस इज एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, साइक्लिक AMP है विच इज द सेकंड मैसेंजर, और नाइट्रस ऑक्साइड है। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच डिक्रीजेस द सेंसिटिविटी ऑफ ट्यूबुलोग्लोमेरुलर फीडबैक। एक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया दैट इज इंक्रीज इन
When there is increase in GFR, automatically the concentration, the sodium chloride concentration in the renal tubule is increased. जब ये ज्यादा है तो मैक्यूला डेंसा में सेंसर लगा हुआ है, ये सेंस करता है सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को which is present in the tubule. तो ये in response to this increased sodium chloride concentration क्या रिलीज करेगा? एडिनोसिन. एडिनोसिन को एटीपी से रिलीज करेगा. ये एडिनोसिन का रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट ऑन द एफरेंट आर्टेरियोल. इट विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल, एंड बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द एफरेंट आर्टेरियोल it will cause the narrowing of the afferent arteriole. lumen narrow हो जाएगा. lumen narrow होगा तो blood flow to the afferent arteriole decrease हो जाएगा, and automatically it will cause decrease in the blood flow. decrease in the blood flow होगा तो it will cause decrease in the GFR. दूसरी कंडीशन क्या है? when the concentration of sodium chloride decreases, वो तो increase था, अब ये है decrease. तो ये डिक्रीज को इंक्रीज कैसे करेगा? जब DFR डिक्रीज है तो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भी डिक्रीज है इन द फिल्ट्रेट. जब फिल्ट्रेट में ये कम है तो मैक्यूला डेंसा इन रिस्पांस टू दिस डिक्रीज सोडियम क्लोराइड ये सिक्रीट करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन E2. दिस प्रोस्टाग्लैंडिन E2, ब्रेडिकाइनिन एंड रेनिन. PGE2 क्या करता है और ब्रेडिकाइनिन ये डायलेटेशन करता है एफरेंट आर्टेरियोल की. जब ये डायलेटेशन करेगा एफरेंट आर्टेरियोल की तो ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा. जब ल्यूमेन बड़ा हो जाएगा, डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस इंक्रीज हो जाएगा. इसके अलावा ये रेनिन को भी रिलीज करता है, और रेनिन जो है एज यू नो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2. ये एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करता है जो कि इनएक्टिव है, एंड इट दिस एंजियोटेंसिन इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड देन एंजियोटेंसिन 1 इज कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 2. ये मैकेनिज्म हमने डिटेल से बहुत दफा डिस्कस किया है. तो दिस एंजियोटेंसिन 2 जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफेरेंट. अब ये रेनिन का जो रिसेप्टर है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इफेरेंट आर्टेरियोल पे. तो अब क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड कम था, इट्स मीन GFR कम था, ब्लड फ्लो कम था. तो इन रिस्पॉन्स टू दिस इसने PGE2, ब्रेडिकाइनिन और रेनिन को रिलीज किया. PGE2 और ब्रेडिकाइनिन ने क्या किया? एफरेंट आर्टेरियोल को डायलेट कर दिया और इफेरेंट आर्टेरियोल को रेनिन ने कंस्ट्रिक्ट कर लिया. तो क्या होगा? ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली GFR जो है वो, तो dilation of the afferent arteriole and constriction of efferent arteriole क्या करेगा? It will lead to the increase in glomerular blood flow, and automatically glomerular blood flow ज्यादा हो गया तो GFR जो है वो increase हो गया. ये है afferent arteriole, ठीक है. और this is मैक्यूला डेंसा. ये मैक्यूला डेंसा के सेल्स हैं और इसमें सोडियम सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है. ये सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन को क्या करता है? सेंस करता है. और ये एडिनोसिन जो है ये रिलीज होता है. कैसे रिलीज होता है? क्योंकि अगर ट्यूबुलर सोडियम जो है वो इंक्रीज है तो ये क्या करेगा? ये वो ट्रांसपोर्टर है जिसकी वजह से ये सेंस करता है सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड सिस्टम जो है. There are some special features which are present in the renal circulation. Renal circulation में कुछ special features हैं जो कि और organs में नहीं हैं. वो special features कौन से हैं? तो there are 7 special features which are present in the renal circulation. एक तो अभी मैंने आपको बताया कि aorta से directly इसकी artery arise होती है, एब्डोमिनल aorta से. तो जब एब्डोमिनल aorta से डायरेक्टली इसकी आर्टरी अराइज होती है तो as you know that maximum pressure is present in the aorta. ब्लड का जो प्रेशर है, मैक्सिमम प्रेशर वो aorta में प्रेजेंट है. तो ये फैसिलिटेट करता है हाई ब्लड फ्लो टू द किडनीज. aorta में प्रेशर ज्यादा है जिसकी वजह से हाई ब्लड फ्लो किडनीज को मिलता है. दूसरा, किडनी जो है वो मैंने आपको बताया कि इट रिसीव 26% ऑफ द कार्डिक आउटपुट, एंड 26% ऑफ द कार्डिक आउटपुट इज अबाउट 1300 ml ऑफ द ब्लड पर मिनट.
एक मिनट में 1300 ml ऑफ द ब्लड ये रिसीव करता है, दैट इज 26% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। तो किडनीज जो है, दीज आर द सेकंड ऑर्गन टू रिसीव द मैक्सिमम ब्लड फ्लो। पहला जो ऑर्गन है दैट इज लिवर। लिवर इज अ हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन, क्योंकि लिवर में डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। तो ब्लड सप्लाई जो है, जीआईटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जीआईटी में ब्लड जो है वो पहले कहाँ जाता है, लिवर के थ्रू पास होता है, हेपाटिक पोर्टल सिस्टम जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो लिवर को सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है, और लिवर को जो हार्ट से ब्लड सप्लाई होता है दैट इज 30% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। ठीक है, हार्ट से जो लिवर को ब्लड जाता है दैट इज 30% ऑफ द कार्डिक आउटपुट। क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प थ्रू ईच वेंट्रिकल पर मिनट। तो वो जो पर मिनट जो हार्ट से ब्लड पंप हो रहा है उसमें से 30% लिवर को जाता है, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट। तो 30% अगर बनाए हम तो वो 1500 ml पर मिनट बनता है। लिवर इज द फर्स्ट ऑर्गन जिसको सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई, और उसके बाद किडनीज जो हैं जिसको 26% ऑफ द कार्डिक आउटपुट मिलता है, विच इज 1300 ml। तो ये एक स्पेशल फीचर है इन द रीनल सर्कुलेशन। और थर्ड वन इज व्हेन द होल अमाउंट ऑफ ब्लड, जितना भी ब्लड किडनी को जा रहा है रीनल आर्टरी के थ्रू, वो सारा का सारा पास होता है थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिफोर एंटरिंग द वीनस सिस्टम। वीनस सिस्टम में वो कब जाएगा, जब वो ग्लोमेरुलस से पास होगा, फिल्टर होगा, फिर उसके बाद वो इफेरेंट आर्टरी के थ्रू निकलेगा, लीव करेगा बोमेंस कैप्सूल को, देन इट विल एंटर इनटू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज एंड वाइजा रेक्टा, और उसके बाद वो वीनस सिस्टम बनाता है। तो सारा का सारा ब्लड दैट इज एंटरिंग द किडनी वो पहले पास करेगा थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिफोर एंटरिंग द वीनस सिस्टम, और इसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन का कंप्लीटली सारा का सारा ब्लड फिल्टर होता है एट द ग्लोमेरुलाई। रीनल सर्कुलेशन में पोर्टल सिस्टम है, इट मींस के इट हैज अ डबल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड द पेरी। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इसमें दो नेटवर्क्स हैं कैपिलरीज के, एक बोमेंस कैप्सूल के अंदर दैट इज द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और एक फिर इफेरेंट आर्टेरियोल जब निकल जाती है तो वो अगेन इट डिवाइड एंड रीडिवाइड टू फॉर्म network of capillaries which will surround the tubular portion of the nephron, mostly in the cortical nephrons, and these are peritubular capillaries. Fifth is renal glomerular capillaries जो हैं, renal glomerular capillaries जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर हैं, उन कैपिलरीज में प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो और कैपिलरीज हैं वो उनमें जो प्रेशर होता है दैट इज 25 to 30 mm ऑफ Hg, लेकिन जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं, जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर कैपिलरीज हैं, जो कि नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है दैट इज ग्लोमेरुलस, उसमें और कैपिलरीज से हाई प्रेशर होता है। तो इसमें हाई प्रेशर बेड है दैट इज अ प्रेशर ऑफ 60 to 70 mm ऑफ Hg। और इस प्रेशर की सिग्निफिकेंस क्या है कि हाई प्रेशर अगर मेंटेन रहेगा तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ये प्रेशर क्यों मेंटेन रहता है, ये इसलिए मेंटेन रहता है कि एफरेंट आर्टीरियोल, मैंने आपको बताया था कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल। एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर बड़ा है और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा है, तो ब्लड फ्लो टू द ग्लोमेरुलस ज्यादा है लेकिन ब्लड लीविंग द ग्लोमेरुलस कम है। तो ये अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है इन दैट नेटवर्क, और वो प्रेशर फैसिलिटेट करता है, ऑगमेंट करता है किस चीज को, ग्लोमेरुलर, वो जो एक प्रेशर क्रिएट करता है उसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज अगेन फ्रॉम द इफेरेंट आर्टीरियोल, जो एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बन रही है विच सराउंड द होल ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, उन कैपिलरीज में जो प्रेशर है उसमें लो प्रेशर बेड है एज कंपेयर टू द नॉर्मल अदर कैपिलरीज ऑफ द बॉडी। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ज्यादा है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में कम है। तो ये कम जो है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस कितना है 8 mm ऑफ Hg to 10 mm ऑफ Hg है, और इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि इसमें जो रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में ज्यादा क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, फिल्ट्रेट से रीएब्जॉर्प्शन होती है इनटू द ब्लड, तो ये इस चीज को फैसिलिटेट करता है। लो प्रेशर ब्लड जो है ये हेल्प करता है इन द ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन।
और 7th इसका स्पेशल फीचर क्या है, द ऑटो रेगुलेशन दैट इज प्रेजेंट इन द रीनल ब्लड फ्लो। ये बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश्ड है, तो ऑटो रेगुलेशन के प्रोसेस से ये अपने ही ब्लड फ्लो को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से GFR जो है वो मेंटेन रहता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट रीनल सर्कुलेशन। एनी क्वेश्चन? नो मैम। समझ आ गई है सब कुछ? यस मैम। यस मैम। मेजरमेंट ऑफ ब्लड की जो 2 लाइन थी उसमें एक एंड का वर्ड मुश्किल था, वो दैट इज अ दोबारा। केमिकल पैरा अमाइनो हिप्पोरिक एसिड। ये केमिकल है जो कि यूज होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ दिस रीनल ब्लड फ्लो। ओके मैम, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? नो मैम। अच्छा, आप लोग मुझे क्या बताएंगे अब? आप लोग मुझे ये बता दें कि आपका क्विज का टाइम मैं क्या रखूं, वन थिंग, ठीक है। और दूसरा आप मुझे ये बताएंगे कि कल आपकी लैब है इंशाल्लाह, तो आपने लैब में जो मैंने आपको टास्क दिया था वो आपने लेके आना है साथ, ठीक है। ओके मैम। मोहसिन, आपको किस चीज की समझ नहीं आई? मैम वो एडेनोसिन ATP से किस तरह रिलीज होता है? एडिनोसिन रिलीज हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू सोडियम क्लोराइड। एडिनोसिन एटीपी से रिलीज ऐसे होता है कि एटीपी टूट जाता है ना, जिस तरह फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन होती है, तो इसी तरह एटीपी से एडिनोसिन भी रिलीज होता है। और फॉस्फेट जो है वो जो ट्राई फॉस्फेट है वो निकल जाता है, उसमें से 3 फॉस्फेट निकल जाते हैं, तो पीछे क्या रह गया? एडिनोसिन रह जाते हैं, ठीक है। तो एडिनोसिन जो है फिर वो क्या करता है? कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस करता है। मैडम ना क्विज बकरी। क्विज आपका मंडे को है, ओके मैम, थैंक। ठीक है। ओके, कल इंशाल्लाह फिर लैब की क्लास होगी आपकी 8 बजे, सही है। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।